या आवाज़ आ रही है? ठीक है, ये भी सही है। आपकी बाकी आवाम की तरह ये भी सही है। ठीक है, 300 से कोई सवाल? प्लानिंग एक्सपर्ट, इसलिए लिखवाया था एक्सपर्ट ताकि आप अपने कॉन्टेक्स्ट में रहते हैं बस बात को हजम कर लें। बाहर आ जा, पता वो फेल हो चुकी है, अब आगे आ जा, शुरू करो 320। दोनों बातें सही हैं, आपके लेवल पर रहते हुए मैंने आपको एक्सपर्ट लिखवाया था। बेसिकली वो भी यही तो काम करती हैं, वो जो इदारे हैं वो क्यों आते हैं? आपकी हेल्प करने के लिए आते हैं। क्या प्लानिंग एक्टिविटीज में मतलब ये भी लिखना था? व्हेन, हु, व्हाई, वो जो 3 सवाल थे, हु, व्हेन, व्हाट। हाँ तो वही है, मैंने वही लिखा, ये मुझे क्या तेरे लिखा तुम बनाने, इसकी बातों में नहीं आना आपने। अच्छा जी टॉपिक पे आते हैं। मटीरियलिटी, मटीरियलिटी आइज़ा 320 क्या होती है? मटीरियलिटी मैं तो बता ही दूंगा क्या होती है। मटीरियलिटी क्या होती है, डिफाइन करो। किस चीज़ को आप कहोगे कि ये इंफॉर्मेशन या ये पॉइंट, ये टॉपिक मटीरियल है? अगर सर हम एक अमाउंट सेट करते हैं, अगर उससे ऊपर होगी तो मटीरियल है, उससे कम होगी तो मटीरियल है। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपने एक अमाउंट सेट की, लेट्स से XYZ एक अमाउंट है, इससे ऊपर जाएगी तो ये क्या होगी? मटीरियल। इससे नीचे आएगी तो ये क्या होगी? इमटीरियल। ये तो एप्लीकेशन होगी ना, डिफाइन तो करो। डिफाइन नहीं किया, दिस इज नॉट द डेफिनेशन, दिस इज एप्लीकेशन। डिफाइन करें। हाँ वही वाली। बेसिकली क्या है मटीरियलिटी? एक ऐसी इंफॉर्मेशन जब आप उसको ओमिट कर दें, बिल्कुल ही गायब कर दें, या बिल्कुल ही गायब ना करें मगर उसको इनएडुकेट वे में प्रेजेंट कर दें, मिसस्टेट कर दें, तो वो आपके यूज़र की डिसीजन मेकिंग के ऊपर इम्पैक्ट ले आए। दिस इज़ मटीरियलिटी। एक इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट करना है कंपनी के अंदर और हम उसको बता रहे हैं कि हमारा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 100 मिलियन का है। ही इज़ मच मोर इंटरेस्टेड कि वो उसमें इन्वेस्ट करे, बट उसको ये नहीं पता कि ये PPE जो 100 मिलियन की शो हो रही है ये जल चुकी है और जलने के बाद इसकी वैल्यू कोई अराउंड 20 मिलियन के आसपास है। और जली कब है? ईयर एंड के बाद। जली कब है? ईयर एंड के बाद। तोड़ना तो ये इंफॉर्मेशन हमने उससे छुपा ली है, ओमिट कर दी है, या अगर उसको 100 नज़र आ रहा है तो वो 100 क्या है? मिसस्टेटेड है, सही वैल्यू पे नहीं आ रहा, ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रहा। इसका मतलब ये है कि उसकी अब इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग चेंज होगी। अगर उसको बता दें कि भाई ये 100 नहीं, ये 20 है, तो शायद अब वो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट ना करें। और अगर उसको नहीं बताया, ओमिट किया हुआ है या मिसस्टेट किया हुआ है, तो वो डेफिनेटली आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेगा। मगर क्यों? क्योंकि हमने उससे हकीकत छुपा ली है। तो दिस इज़ मटीरियलिटी। एक ऐसी इंफॉर्मेशन, हम उसको उस वक़्त मटीरियल कहेंगे, हम उसको उस वक़्त मटीरियल कहेंगे जब उसकी ओमिशन से या उसकी मिसस्टेटमेंट से मेरे यूज़र की इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग के ऊपर इम्पैक्ट आता है। और ये इंफॉर्मेशन कहाँ पे होगी? ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अच्छा, फाइनेंशियल्स के अंदर ना दो बातें होती हैं।
एक अकाउंटिंग की बात चल रही होती है और एक एंड के ऊपर अंग्रेजी लिखी होती है, उसको क्या कहते हैं? डिस्क्लोजर्स। डिस्क्लोजर्स। अच्छा, हम ये बात कर रहे थे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर दो बातें होती हैं, अकाउंटिंग पॉलिसीज़ और डिस्क्लोजर्स। मटीरियलिटी इन दोनों एरियाज़ के अंदर आपने देखनी है, इन दोनों एरियाज़ में आपने उसको असेस करके चलना है, पॉलिसीज़ के अंदर भी और डिस्क्लोजर्स के अंदर भी। सेट कब करेंगे? जब हम लोग प्लानिंग स्टेज के ऊपर खड़े होंगे। क्या हमें कोई स्टैंडर्ड फिगर्स बताता है कि इतनी अमाउंट मटेरियल होगी, इतनी नहीं होगी? नहीं, हमारे पास कोई एग्जैक्ट फ्रेमवर्क अवेलेबल नहीं है। तो एट प्लानिंग स्टेज ऑडिटर डिटरमिन करता है मटीरियलिटी ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल। एज अ होल क्या मतलब है कि जो उसने फिगर निकाली है वो पूरी की पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर एप्लीकेबल होगी, चाहे वो एसेट्स हो, चाहे वो लायबिलिटीज़ हो, चाहे वो इनकम हो, चाहे वो एक्सपेंसेस हो, चाहे वो इक्विटी हो, चाहे वो कैश फ्लो हो। आता हूँ उस पर भी आ रहा हूँ। जब आपने एक वर्किंग करके, लेट्स से मैं कहता हूँ, आपने कहा बैलेंस शीट के अंदर नहीं, शायद पीवीटी प्रॉफिट बिफोर टैक्स है कंपनी का 500 मिलियन का, आपने निकाल ली है मटीरियलिटी। आप क्या करेंगे? सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एक बेंचमार्क के साथ। बेंचमार्क इज नॉर्मली नाउ 5%। आंसर क्या आएगा मेरे पास? आंसर क्या आएगा मेरे पास? 500 का 5% क्या होगा? 50, 5, 25 मिलियन। ये क्या है? दिस इज द बेंचमार्क। दिस इज द बेंचमार्क फॉर मटीरियलिटी। ये मेरे पास एक फिगर आ गई है। ये 25 मिलियन की फिगर अब मैं पूरी फाइनेंशियल पे लगाऊंगा। दिस वुड बी एप्लीकेबल ऑन द एसेट्स, ऑन लायबिलिटीज, ऑन सेल्स, रेवेन्यू, परचेजेस, इक्विटी, सब पे लगेगी। क्यों? मैंने उसको एज अ होल ट्रीट किया है। यही फिगर सब जगह पे एप्लीकेबल हो चुकी है। इट इज एप्लीकेबल ऑन द फाइनेंशियल एज अ होल। ये कब निकाली है? व्हेन वी आर एट प्लानिंग स्टेज। मगर प्लानिंग स्टेज के ऊपर आपके पास इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती है। प्लानिंग स्टेज के ऊपर अभी तक आपने चीज़ों को सही से अंडरस्टैंड नहीं किया होता। इवन आपने इंटरिम ऑडिट भी नहीं स्टार्ट किया होता। एंड देयर आर ऑलवेज चांसेस कि जैसे ही आप इंटरिम पे पहुंचेंगे, आपको ये अमाउंट जो आपने प्लानिंग पे सेट की है, ये रिवाइज करनी पड़ जाएगी। ये रिवाइज करनी पड़ जाती है। तो क्या हम इसको रिवाइज करते हैं? जी हाँ, हम इसको बिल्कुल रिवाइज करते हैं। ऑडिटर मस्ट रिवाइज। अगर उसको कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन के बारे में पता चल जाए
ड्यूरिंग ऑडिट, और जो उसको पहले अवेलेबल नहीं थी बाद में उसको रिवाइज कर सकता है, बाद में उसको रिवाइज इजीली कर सकता है। यानी कि अगर मैं कहूँ 25 मिलियन है, मगर अब इंटरिम के बाद या इंटरिम के दौरान मैंने असेस किया कि नहीं 25 कम है, इट शुड बी 30 मिलियन और इट शुड बी 15 मिलियन, व्हाट्सोएवर द केसेस, आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। अच्छा, मटीरियलिटी आप एज अ होल भी सेट कर सकते हैं और आप इंडिविजुअल एरिया वाइज भी सेट कर सकते हैं। इवन आई कैन से कि एसेट्स के केस में 10 है, यहाँ पे 15 है, ये 25 है, ये 18 है, ये 7 है, ये 6 है, कुछ भी आप सेट कर सकते हैं। ये सिर्फ आपकी जजमेंट के ऊपर है। स्टैंडर्ड ने कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स आपको नहीं दिए, ये आपने डिटरमिन करनी है ऑन द बेसिस ऑफ योर जजमेंट, और आपने शुरू में एक असेस करनी है, उसके मुताबिक आपने काम शुरू कर देना है। देन यू हैव टू रिवाइज इट ग्रेजुअली, और एक दफ़ा करें, 2 दफ़ा करें, 3 दफ़ा करें, जब तक आप मुतमईन नहीं होते आप उसको रिवाइज मल्टीपल टाइम्स कर सकते हैं। अब आते हैं ऊपर, असेसिंग व्हाट इज मटीरियल एंड व्हाट इज नॉट, इट्स अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। ऑडिटर ये समझता है कि मेरे यूज़र को ये 4 बातें पता होंगी, उसको रीजनेबल नॉलेज होगी उसके बिजनेस की, और वो फाइनेंशियल्स को काफ़ी ज़्यादा ध्यान से देखेगा। वो उसको पता होना चाहिए कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जिस चीज़ को एड्रेस कर रहे हैं उसके अंदर ऑलरेडी बहुत सारी इनहेरेंट चीज़ें चल रही हैं, मसले मसाइल होते हैं, एस्टिमेट्स, पॉलिसीज़ क्या हैं, वो 100% तो हम वेरीफाई नहीं कर पाते। तो देयर आर ऑलवेज चांसेस फॉर इनहेरेंट अमाउंट्स। फाइनेंशियल्स भी कुछ हद तक प्रिपेयर होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ मटीरियलिटी। इनकरेक्ट चीज़ों को हम अक्सर ठीक नहीं करवाते हैं अनलेस के वो एग्रीगेट होकर मटीरियल ना हो जाए। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड कहता है कि आपने थोड़ा सा अपने यूज़र के ऊपर भी ट्रस्ट कायम रखना है, यूज़र को भी बताएं कि भाई मटीरियलिटी के ऊपर सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं और तुमने रीजनेबल इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग करनी है ऑन द बेसिस ऑफ दोज अमाउंट्स। ओके, तो बेसिकली भी हमने क्या किया है, हमने एक परसेंटेज को पकड़ा, उसको मल्टीप्लाई किया बेंचमार्क के साथ। अच्छा, बेंचमार्क से बहुत ज़्यादा है, पीबीटी है, रेवेन्यू है, जीपी है, एक्सपेंसेस है, एक्विटी है, नेट एसेट्स हैं, बहुत सारे हैं, मगर अप्लाई कौन सा कहाँ पे करें, सवाल ये पैदा होता है। पहले ये चीज़ ऑल्दो इतने अच्छे वे में अवेलेबल नहीं थी, बट अब है। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने आपको कुछ इंडस्ट्री की प्रैक्टिसेस दे दी हैं, कुछ रूल ऑफ थंब बता दिए हैं। नॉर्मली व्हाट वी यूज़ इज़ प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और उसके बाद अगर हमने कोई यूज़ करना हो तो हम यूज़ करते हैं अक्सर टोटल एसेट्स। इस सवालों की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, पीबीटी कहाँ पे इस्तेमाल होना है, जहाँ पे एक लिस्टेड कंपनी हो, वो डिविडेंड दे रही हो यानी कि वो प्रॉफिट्स कमा रही हो, और उसकी सिक्योरिटीज़ क्या हो, लिस्टेड हो। अगर एक ऐसी कंपनी है तो वहाँ पर आप कौन सा बेंचमार्क लेकर जाएंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। एक ऐसी कंपनी है जो कि नॉट फॉर प्रॉफिट है, अब वहाँ पे आप पीबीटी तो इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक ऐसी कंपनी है जो कि लॉसेस में है, वो भी यूज़ नहीं होगा, तो आप क्या यूज़ करेंगे, रेवेन्यू। एक ऐसी कंपनी जो कि गवर्नमेंट की है, पब्लिक सेक्टर है, वहाँ पे खर्चे ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पे एक्सपेंसेस, नॉट फॉर प्रॉफिट में एक्सपेंसेस। अच्छा, फिर एक ऐसी कंपनी जिसका मेन फोकस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है, बैंक्स, उसके लिए एक अच्छा बेंचमार्क क्या है, कैश फ्लोस। इसी तरह इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स के लिए क्या है, नेट एसेट्स। इस दफ़ा का जो सवाल आया ना ICAP ने, इसमें ये टेबल को टेस्ट करने की भरपूर कोशिश की गई थी। रेलेवेंट परसेंटेज आपके सामने है, 1 to 5, 3 to 5, 3 to 5, up to 3, up to 1। इसमें से, इस रेंज में से आप किसी चीज़ को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं उस अमाउंट के साथ, और आप अपनी
निकाल सकते हैं क्या बेंचमार्क। लॉस फॉर प्रॉफिट एंटिटी 2 दफ़ा आ रहा होगा। अब ये आपने डिसाइड करना है कि आपके नज़दीक कौन से वाला उस वक्त अच्छा बेंचमार्क है। रेवेन्यू भी है और एक्सपेंसेस भी है। देखना ये है कि वो नॉट फॉर प्रॉफिट रेवेन्यू अर्न ज़्यादा कर रहे हैं या खर्चे ज़्यादा कर रहे हैं। तो जिस तरफ उसका स्कोप ज़्यादा होगा आप वो वाला रेलेवेंट बेंचमार्क इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए आपको उस एंटिटी को समझना ज़रूरी है। अगर आप इसी पेज पे पहला पॉइंट पढ़ें जाके, इसी पेज पे रहते हुए पहला पॉइंट, यू हैव टू अंडरस्टैंड द ओनरशिप स्ट्रक्चर एंड द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। उसके बाद डिटरमिन करनी है कि आपके फाइनेंशियल्स में है क्या क्या चीज़ें। बेंचमार्क निकालना है, मल्टीप्लाई करना है, एंड देन आपने अमाउंट निकालनी है विच इज़ नोन एज मटीरियलिटी। याद है, क्लियर है? टोटल एसेट्स क्या है? टोटल एसेट्स हाईली लेवरेज्ड एंटिटी असेसेस सिक्योर्ड अगेंस्ट फाइनेंसिंग, मतलब पब्लिक कंपनी। अच्छा, थैंक यू। स्टेप 5 बताता हूँ, आ रहा हूँ उस तरफ आ रहा हूँ। अभी हमने वो पॉइंट डिस्कस नहीं किया। ओके, एक और वर्ड यूज होता है यहाँ पे, दैट इज परफॉर्मेंस मटीरियलिटी। परफॉर्मेंस मटीरियलिटी एक ऐसी अमाउंट जो कि आप रिलेटिवली लेस रखते हैं फ्रॉम एक्चुअल मटीरियलिटी। फॉर एग्जांपल, आपको एक ऑर्डर मिला कंस्ट्रक्शन कंपनी से, आपने बनानी है सड़क, और कंपनी ने आपसे कहा कि आपने ये सड़क 100 दिन में पूरी करनी है। अगर आप 100 दिनों में पूरी ना कर पाए सड़क, तो हम आपको पर डे 10,000 रुपये जुर्माना चार्ज करेंगे। और ये टेंडर आपको मिल गया। डर क्या है कि शायद हम लोग 100 दिनों में सड़क पूरी ना बना पाए। अपनी टीम को क्या आप 100 दिन ही बताएंगे? नहीं, कम बताएंगे या ज़्यादा बताएंगे? कम बताएं। कितने कम बताएंगे? आपके नज़दीक क्या? जितना हमें आइडिया हो गया हमारी टीम इतने दिन से बताओ, काम लेट कर- एक अमाउंट दो। 80 से 90 में मुझे एक फिगर चाहिए। 80, अच्छा, 75, 95 90। ट्रस्ट की बात। कोई भी फिगर 100 के आसपास नहीं है सिवाय इस 95 की। ये बहुत ज़्यादा करीब चली गई है। 80, 75, 70 और 90। बेसिकली आपने क्या किया है, इस एक्चुअल से ये फिगर क्या रखी है? कम रखी। क्यों? क्योंकि आपके पास कुशन रहे, आपके पास मार्जिन रहे। किस चीज़ का मार्जिन? कि अगर इन 20 डेज में, इन 25 दिनों में, इन 30 दिनों के अंदर या इन 10 दिनों के अंदर अंदर कोई ऐसी नागहानी आफत आ गई जिससे मैं सड़क पूरी ना करवा पाया, तो स्टिल मेरे पास इतना मार्जिन होगा कि मैं एकदम से पैनिक नहीं होगा। दिस इज परफॉर्मेंस मटीरियलिटी। दिस इज परफॉर्मेंस मटीरियलिटी। ये थी आपकी फिगर किसकी? मटीरियलिटी की। टीम को बताया कम, ताकि टीम ज़रा सा एफिशिएंटली काम करे। अच्छा, अगर हम टीम को कम दिन दे रहे हैं तो टीम ज़्यादा एफिशिएंट होकर काम करेगी या कम? कम या ज़्यादा? कम time, एफिशिएंसी बढ़ेगी या कम होगी? efficiency बढ़ेगी। एफिशिएंसी बढ़ेगी। जो काम 100 दिनों में करना है, अब वो 80 दिन में कर रहे हैं, तो एफिशिएंसी बढ़ जाती है। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि 100 रुपया और 80 रुपये, मुझे पता है कि मैं 100 तक की गलती को बर्दाश्त कर सकता हूँ, और टीम को मैंने क्या कहा? 80। इसका मतलब ये है कि टीम यहाँ पे ज़्यादा काम कर रही होगी। टीम के लिए 81st या 82nd रुपये भी क्या है? एक मिसस्टेटमेंट है।
मगर मेरे पास उसका मार्जिन अवेलेबल है। दिस इज परफॉर्मेंस मटीरियलिटी। पेपर में ऊपर जा रहे हैं सर। अभी देखते हैं, वो सवाल करेंगे, तीन बार ट्राई किया, नहीं होता तो छोड़ दी। कोई बात वो नहीं। सब्जी लाजमी करवाना चाहिए। इफ लोअर थ्रेशोल्ड्स आर रिक्वायर्ड, अच्छा ये बात हो गई है। ऑल्टर मस्ट सेट परफॉर्मेंस मटीरियलिटी। ये क्या है? एक ऐसी अमाउंट सेट बाय द ऑडिटर एट अ लेवल लेस देन मटीरियलिटी ऑन द फाइनेंशियल एज अ होल, ताकि आपके पास मार्जिन निकल आए कि आप एग्रीगेट ऑफ अनकोरेक्टेड अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स को कवर कर सकें। आपको अगर याद हो तो हमने कहा था कि जितने भी इममटीरियल गलतियां हैं हम उसको एक जार में, एक बॉक्स में इकट्ठा कर लेते हैं और बाद में उसका टोटल चेक करते हैं कि उसका टोटल क्रॉस तो नहीं कर रहा इस बेंचमार्क को। तो अगर कोई ऐसी गलती निकल आई है जो कि उस टाइम पे करेक्ट नहीं कर पाए, अब वो भी नहीं कर रहे हैं, तो स्टिल यू हैव सफिशिएंट कुशन कि आप उसको बीच में एडजस्ट करवा सकें। और अगर वो एडजस्ट नहीं हो पाती तो उनसे ठीक करवाना फिर लाजमी हो जाएगा आपके लिए। ये सारी बातें आपने साथ साथ क्या कर लेनी है, डॉक्यूमेंट भी कर लेनी है। यहाँ तक पहले पढ़ लें, फिर मैं आपको आखिरी 4 बातें बताता हूँ। इसको हमें लिंक करना 705 के साथ भी दोबारा से एक और एंगल से करना। पहले यहाँ तक रीड करनी, जस्ट डॉक्यूमेंटेशन तक। जल्दी से रीड कर लें, कोई इतनी मुश्किल बात लिखी नहीं हुई। मुझे ये बताइए 705 ने क्या कहा था? ओपिनियन मॉडिफाई हो सकती है बिकॉज ऑफ हाउ मेनी रीजंस? 1, 2 या 3? और मिसस्टेटमेंट्स 2 बातें हो गई। ठीक है, हम कहते हैं एक है हमारे पास स्कोप लिमिटेशन और एक है मेरे पास क्या आप लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं? इसको सिंपल, नॉट एबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट नहीं हासिल कर पा रहे हैं। मज़े की बात यह है कि इसमें हम ना तो अकाउंट्स को देख रहे होते हैं और ना ही हम किसी डिस्क्लोजर को देख रहे होते हैं। क्यों? ये एंटिटी रोक रही है या उनके भी कंट्रोल से बाहर है या हमारे काम में मसला है।
कहानी आती है यहाँ पे मटेरियल मिसस्टेटमेंट के अंदर। इसकी दो रीजंस थी, या अकाउंटिंग पॉलिसीज़ में मसला है या डिस्क्लोजर में मसला है। अकाउंटिंग पॉलिसी के आगे दो बातें थी, नंबर 1 सिलेक्शन, और अगर वो हो गई है तो एप्लीकेशन। हमने कहा था कि मटीरियलिटी अकाउंट्स की भी होती है और डिस्क्लोजर्स की भी होती है। 705 पे जाएं, खोलेंगे। 705 के अंदर सबसे पहले ऊपर एक डेफिनेशन आ रही है परवेसिव की, उसका आखिरी पॉइंट पढ़ें। हमने कहा था कि हम एक चीज़ को परवेसिव उस वक्त कहेंगे जब वो पूरी फाइनेंशियल्स पे छा जाए, या अगर वो एक सिंगल अकाउंट तक है तो इतना बड़ा हो कि उस अकाउंट के ज़रिए ही हमारी फाइनेंशियल्स को ख़राब कर दे। इसका मतलब है कि वो चीज़ ऑटोमेटिकली क्या है, एक मटेरियल है, इसीलिए वो आगे जाके परवेसिव बन जाएगा। अच्छा, बट डिस्क्लोजर्स को लेके अगर हम एक ऐसा डिस्क्लोजर गायब कर दें जो कि उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी था, मैं कह दूं कि एंटिटी हमारी गोइंग कंसर्न है, बट असल में वो गोइंग कंसर्न नहीं है, हमने ये बात दिखाई नहीं, तो यूज़र तो आ जाएगा, तो ये उसके लिए तो एक परवेसिव मिसस्टेटमेंट है। एक ऐसा डिस्क्लोजर जिसको हमने शामिल ही नहीं किया। वो तमाम डिस्क्लोजर्स जो कि नेसेसरी थे, आने चाहिए थे, बट हमने गायब कर दिए। अब यहाँ पे अमाउंट नहीं है, यहाँ पे 25 मिलियन 10 मिलियन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे उस डिस्क्लोजर की क्वालिटेटिव एस्पेक्ट की बात हो रही है कि एक चीज़ जो कि दिखानी चाहिए थी वो गायब है, एक चीज़ जो कि आनी चाहिए थी आ रही है मगर इन एडिक्वेट वे में आ रही है, पूरी नहीं है मगर पूरी नहीं है, और है मगर वो वाली बातें नहीं कर रहे जो कि यूज़र की डिसीजन मेकिंग के लिए ज़रूरी हैं। फॉर एग्जाम्पल ठहरो, 3 बातें मैंने की हैं। डिस्क्लोजर है ए, ये आना चाहिए था, हम डाला ही नहीं, शो ही नहीं हो रहा, ठीक है। डिस्क्लोजर है बी, डालना था, डाल भी दिया मगर पूरा नहीं डाला, मैंने सिर्फ कैपिटल बी लिखा, स्मॉल बी मैंने गायब कर दिया। अच्छा, तीनों आने चाहिए थे, सी बी, डी बी और ई बी, तीनों नहीं आ रहे, 2 आ रहे हैं। ये तीनों बातें फ़र्क है, बिल्कुल ही गायब कर दिया, आ रहा है मगर पूरा नहीं आ रहा। 3 थे, 2 मैंने दिखा दिए मगर 1 मैंने गायब कर दिया। इसका मतलब ये है कि डिस्क्लोजर सिरे से गायब है मगर पूरा नहीं है, और जो रिक्वायर्ड था उसके अलावा बाकी आ रहे हैं। अब इसी पेज में एंड पे जाएं, इफ़ आई एम करेक्टली गोइंग, दिखाना ज़रा 705 में, हाँ इसी पेज के एंड पे 705 के एंड पे देखें ज़रा, वो बात करता है डिस्क्लोजर्स की, ज़रा पढ़िएगा। Financial statements do not include all disclosure required by IFRS. हाँ, Disclosures are not presented in accordance with IFRS. Financial statements do not provide the disclosure necessary to Necessary. financial statement. इसका मतलब ये है कि मिस स्टेटमेंट के अंदर, डिस्क्लोजर्स के अंदर हम कोई अमाउंट, कोई फिगर नहीं देखते। अमाउंट फिगर यहाँ पर होती है, ये क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है, ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है। दिस इज क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। आनी चाहिए थी मगर नहीं आ रही। अब वो मटेरियल है या वो परवेसिव है, सवाल बताएगा। गोइंग कंसर्न परवेसिव होगा। एसेट जल गया तो आप उसकी अमाउंट वाइज डिसाइड करोगे कि इसकी डिस्क्लोजर मटेरियल बनेगी या परवेसिव बनेगी। अब वापस आए ज़रा 320 पे और एंड की ये 4 बातें देखें।
कौन कौन सी चीज़ें, कुछ ना कुछ एग्जांपल्स दी बेसिकली। आप अकाउंट फॉर कर सकते हैं बतौर क्वालिटेटिव डिस्क्लोजर्स। सर्कमस्टांसेस ऑफ एंटिटी फॉर द पीरियड, कंपनी ने ड्यूरिंग साल कोई नया काम किया, अपना बिजनेस वसी कर लिया, कोई नए प्रोडक्ट्स ले आए, एसेट्स वगैरह कुछ ख़राब हो गए। अगर तो बता दिए हैं तो अच्छी बात है, नहीं बताए तो दैट कैन ऑल्सो बिकम अ मटीरियल मिसस्टेटमेंट। AFRF के अंदर कुछ चेंजेस आ गई, याद है, नया फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क फॉलो कर दिया। अब अगर वो बात बता दी है तो अच्छी बात है, नहीं बताई तो मिसस्टेटमेंट। अच्छा, अगर बता दी है तो क्या उस बताई हुई बात की कोई कदर करते हैं हम? एक सेकंड सर, आपने क्या बोला? मैंने एक डिस्क्लोजर बता दिया, क्या उस बताई हुई बात की कदर की जाती है? कैसे कैसे करेंगे? बताई हुई बात की कदर, हम कहते हैं ना कि एक इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए थी, नहीं आ रही तो मिसस्टेटमेंट है। आनी चाहिए थी, आ भी रही है, शो भी कर दी है, कि हमें उस बात की कदर की ऑडिटमेंट कैम बन सकता है। वो एक बात यूज़र ने कर दी है, करनी चाहिए थी, अच्छी बात की है तो तारीफ़ कर दो, कैम डाल दो। एक बात आनी चाहिए थी, नहीं आ रही है, मिसस्टेटमेंट हो गई है, बाहर चली गई है, रिपोर्ट ख़राब कर दो। तो ये भी देखना है कि हमें, तभी वो वर्ड यूज़ होता है वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी का, अच्छाई भी बतानी है, बुराई भी बतानी है उसकी। तो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स बहुत सारे हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, डायरेक्टर ने खर्चा किया कंपनी के रिकॉर्ड्स में से, अपना कोई एसेट्स वगैरह परचेज कर लिया और ये बात हमें पता चल गई। उनसे कहा कि सर इसको ठीक कर ले, उन्होंने ठीक भी कर दिया, मगर ज़रूरी है मुझे इसको रिपोर्ट करना है इन डिस्क्लोजर्स। मैंने डाल दिया। अब अगर वो मुझे डाल दें ना दें, मैं शोर मचाऊंगा, आनी चाहिए थी, नहीं आ रही है, डालो। उन्होंने डाल भी दिया, मेरे दिल में बात उठी कि नहीं यार, ये अवाम तक बात पहुंचनी चाहिए, किस तरह पहुंचाऊँ? सर अगर वो अकाउंट्स के बारे में थी तो एम्फेसिस मैटर कर दो, अदरवाइज़ OMP डाल दूँ। मगर ये कब आएगा? जब वो चीज़ रिजॉल्व प्रॉपर्ली नहीं हुई। रिजॉल्व हो गई है फिर कैम में डाल तो कैम में डाल दूँ। तो अगर डिस्क्लोजर आना चाहिए था और आ भी रहा है तो अच्छी बात है, मैं अनमॉडिफाइड की तरफ जा सकता हूँ, बशर्ते कि मुझे बहुत शौक से उसको अलग से बताना याद नहीं आ रहा। आना चाहिए था, डाल दिया, और मुझे लग रहा है कि मुझे यूज़र को बताना चाहिए, एम्फेसिस। आना चाहिए था, उन्होंने डाल भी दिया है और अच्छी बात है, तो कैम। आना चाहिए था, नहीं डाला, मिसस्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्लोजर्स। तो इसमें बहुत सारे हैं। फॉर एग्जांपल RP ट्रांजैक्शंस, रिकॉर्ड प्रॉपर्टी सारी नहीं हुई, दैट कैन ऑल्सो बिकम अ मिसस्टेटमेंट। प्लांट जल गया, अलग से बताया नहीं, मिसस्टेटमेंट। हमारे ऊपर केस पड़ गया है, मिसस्टेटमेंट। क्यों? उससे आपके यूज़र की डिसीजन मेकिंग के ऊपर इम्पैक्ट आ सकता है। ख़त्म हो गया 320, इतना सा था, बच्चों सा। अब इस सवालों पे आते हैं। स्टेप 5 हुई, अब जाके पढ़ो। Determine performance materiality and clearly threshold threshold. Sir, इस पहले आपने क्या किया? आपने निकाली एक अमाउंट। हाँ, ट्रिबल वर्ड का क्या मतलब? ट्रिबल निकालें, आइडेंटिफाई करें। अच्छा, और सर एक और चीज, यहाँ पर एट द प्लानिंग स्टेज में ये पॉइंट था, द लोअर थ्रेशोल्ड are required for some area. These must be set at this stage. Set at this stage is प्लानिंग स्टेज, प्लानिंग स्टेज। अच्छा जी, स्प्रिंग 10 में वो कुछ बात करना चाह रहा है आपसे। वो कहता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एन ऑडिट बोथ क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव मिसस्टेटमेंट्स नीड टू बी कंसिडर्ड। गिव 4 एग्जांपल्स ऑफ क्वालिटेटिव मिसस्टेटमेंट्स। दे देंगे आप। आज भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होनी चाहिए थी, नहीं रिकॉर्ड की। कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर कोई नए काम शुरू कर दिए, नहीं बताया। गोइंग कंसर्न इम्पैक्ट हो रही थी, नहीं बताया। इस तरह की बातें। एनी 4 एग्जांपल्स आपने देनी है, हम कोई सी भी 4 बातें लिख सकते हैं।
अच्छा 8A ज़रा देखते हैं बाद में, पहले ऊपर चलते हैं। आप एक ट्रेनिंग मैनेजर हैं, आपने अपने नए आने वाले बच्चों को बताना है कि व्हाट इज़ मटीरियलिटी एंड व्हाट इज़ परफॉर्मेंस मटीरियलिटी। डेफिनेशन मांग ली है, डिफाइन करें और बताएं कि किस काम के लिए यूज़ होती है। दैट इज़ सिंपल। अपार्ट फ्रॉम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, सॉरी बिफोर टैक्स, इसके अलावा कोई से 4 बेंचमार्क्स हमें और बता दें। कौन से होते हैं? रेवेन्यू, टोटल एसेट्स, नेट एसेट्स। अच्छा, प्लानिंग स्टेज पे और रिपोर्टिंग स्टेज के ऊपर क्या डिफरेंस है? प्लानिंग स्टेज की मटीरियलिटी बेसिकली क्या आपको आइडेंटिफाई करके देती है? प्लानिंग स्टेज की मटीरियलिटी रिस्क ढूंढ के देती है और आपको नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट बना के देती है। मगर रिपोर्टिंग स्टेज पे क्या होता है? आपकी मिस स्टेटमेंट्स को हम आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। अच्छा जी, चलिए ज़रा मुझे ये सवाल करके बताइएगा, स्प्रिंग 20 का 6 नंबर का सवाल है। ध्यान से देखना है, बहुत ध्यान से, और आपके पास 12 मिनट हैं। ज़रा पहले आप लोग हाथ खोलें इसके ऊपर। बड़ा मज़े का सवाल है और थोड़ा सा आपसे लॉजिक भी चाहेगा ये सवाल। जो रिसेंट सवाल आया ना, वो पुराने 3 सवालों का मिक्सचर है, जिसमें से एक ये भी है। जी, ग़ालिबन 11 नंबर का था ना, 7, 2 और 2, 2, 7 और 2। 2 की मटीरियलिटी निकालनी थी, वो तो सिंपल ही था, बाकी 2 किस बन जाए पार्ट जाए। पता वो भी आसान था, उतना मुश्किल नहीं था। सर लेकिन उस पर एक्सप्लेनेशन करेंगे वो सवाल भी करेंगे। एक ये सवाल, एक वो एनालिटिकल वाला करेंगे, सब कुछ करा के भेजूंगा, क्यों परेशान होते हैं। पर ये तो कर लें। ये हो गया, हो भी गया। अच्छा, आप तो खैर 4-5 दफ़ा पहले भी किया होगा। जी 10 मिनट टाइम भी आपके पास और। सवाल ये है कि आपने बताना है व्हाट कैन बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट बेंचमार्क विच कैन बी चूजन बाय द ऑडिटिंग, और इफ देयर इज एनी ऑल्टरनेट वो भी बता दें। यू आर द मैनेजर रिस्पॉन्सिबल ऑन द ऑडिट ऑफ अ न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी ट्रोजन लिमिटेड। पहली चीज़, ये कंपनी क्या है? न्यूली इनकॉर्पोरेटेड। एक्सट्रैक्ट्स दे दिए हैं, रेवेन्यू, पीबीटी, एसेट्स और लाइबिलिटी। एक काम कर दें, मुझे इसको सबको मल्टीप्लाई कर दें इनके रेलिवेंट परसेंटेजेस के साथ, और मुझे आपने बताना इसका आंसर क्या आता है। फॉर एग्जांपल इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5% के साथ, और जो बाकी है ना उनका आपने हाईएस्ट वाला लेना फैक्टर। जैसे लिखा हुआ है 1 to 5 तो आपने 5 लेना है, अप टू 3 तो आपने 3 लेना है। क्या था रेवेन्यू का? हैं? मैंने कहा रेवेन्यू का क्या परसेंटेज दी हुई है? 5%। और एसेट्स का 1। लाइबिलिटी का नहीं है, लाइबिलिटी हमारा बेंचमार्क नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये तो वैसे ही ख़त्म हो गया।
निकाल के बताइए मुझे। 600 अच्छा 3.6 और 130 1 30 अच्छा, क्या ये कंपनी बैंकिंग चैनल्स में आ रही है? नहीं। सिंस दिस इज द फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन पीबीटी वाज क्वाइट लो। ठीक है, जब कंपनी नई नई बनती है उसका प्रॉफिट इतना नहीं आता। हाउएवर मैनेजमेंट को लगता है कि ये एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगी ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर। उनको लगता है कि नहीं ये ग्रो करेगी, तो उनकी असेसमेंट के ऊपर अभी खड़े हुए मैं कुछ नहीं कर सकता। हम लोगों ने कौन सा बेंचमार्क यूज़ करना होता नॉर्मली फॉर अ लिस्टेड कंपनी? प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मगर इस वक्त वो क्या है? क्वाइट लो। चले फिलहाल भूलते हैं, आगे आगे क्या क्या बातें लिखी हुई छोड़ दें। मुझे ये बताएं, अगर मैं ये चूज़ कर लूँ 3.6, तो क्या मुझे कम काम करना पड़ेगा या ज़्यादा काम करना पड़ेगा? क्यों? मेरी मटीरियलिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। इसका मतलब है कि रिस्क मेरा बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। तो अगर मैं मटीरियलिटी से रिस्क को कंपेयर करूंगा तो ये हमेशा इनवर्स रिलेशनशिप शो करेगा। अगर मैं मटीरियलिटी से रिस्क को कंपेयर करूंगा तो हमेशा इसका आंसर क्या आएगा? एक इनवर्स रिश्ता है, एक इनवर्स रिश्ता है हमारा। और अगर मैं चूज कर लूँ 600 यानी कि रेवेन्यू, या मैं चूज कर लूँ एसेट्स 130, तो मुझसे इससे तो रिलेटिवली कम काम करना पड़ेगा। अच्छा 130 और 600 ये बहुत ज़्यादा है, ये कुछ मॉडरेट लग रहा है। तो मुझे राउंड अबाउट एसेट्स को ज़रा ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा कि हाँ ये वाला बेंचमार्क कुछ हदरे बेहतर है एज कम्पेयर टू अदर टू, क्योंकि एक बहुत ही कम है और एक बहुत ही ज़्यादा है। आपकी टीम ने डिटरमिन की है मटेरियलिटी ऑन द बेस ऑफ पीबीटी, और आपकी टीम को लगता है कि ये उसका मेन इंडिकेटर है। अब आपने बताना है कि क्या ये सही बेंचमार्क है या नहीं है, और क्या इसके अगेंस्ट कोई ऑल्टरनेट मिलेगा आपको या नहीं मिलेगा। देखिए ऑल्टरनेट तो है ही, टोटल एसेट्स है, रेवेन्यू है, इसके अलावा भी और बहुत सारे हैं, मगर कंपैरेटिवली हम किसको यूज़ कर सकते हैं? टोटल एसेट्स को यूज़ कर सकते हैं। क्या पीबीटी को यूज़ करना एक अच्छा ऑप्शन है यहाँ पे? नहीं, क्योंकि ये क्या है? ऑलरेडी क्वाइट लो, जिसकी वजह से फिगर भी क्या है, बेंचमार्क भी क्या है? कम। और अगर मैंने इसमें से क्या निकाली है मज़ीद परफॉर्मेंस, वो इससे भी कम आएगी, वो 3.6 से भी क्या आएगी? कम आएगी फिगर। तो सर ये वाला बेंचमार्क तो काबिल बर्दाश्त नहीं है, हमें किसी और की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि इससे हम लोग ज़्यादा चीज़ों में एंटर हो जाएंगे, हम लोग मज़ीद डिटेल से काम कर रहे होंगे जो कि इतना रिक्वायर्ड नहीं। और नई नई कंपनी में रिस्क कम होते हैं क्योंकि लोग भी फ्रेश होते हैं, तो इतनी डिटेल में हमें उतरने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने ये सारी बातें यहाँ पे लिख देनी थी। पूछें। अभी आपने जब आप समझा रहे थे तो आपने कहा ना कि जो टोटल जब हम पीबीटी नहीं यूज़ कर सकते तो सेकंड हमारा होता है टोटल एसेट्स। सो अब इस सवाल में रिगार्डलेस के 130 कम है 600 से, कैन यू जस्ट नॉट से कि हम टोटल एसेट्स यूज़ करेंगे? तो वही करेंगे। नहीं, अगर सपोज ये ज़्यादा होता 600 से। अच्छा, आप कहना चाह रहे हो कि ये ज़्यादा होता एज कम, चले आप कहना चाह रहे हो कि ये 600 है और रेवेन्यू है 130, ऐसे ही है। स्टिल पर हम देखते हैं कि कंपनी का मेन काम क्या है, क्योंकि रेवेन्यू हम लोग कब यूज़ करते हैं? जब या नॉट फॉर प्रॉफिट हो या वो लॉस मेकिंग वेंचर हो। तो यहाँ पे लॉस तो नहीं आ रहा, यहाँ पे फिर भी क्या आ रहा है? प्रॉफिट आ रहा है। देन वी विल अगेन गो टूवर्ड्स टोटल एसेट्स। तो घूम के हमें वहीं पे जाना पड़ेगा, चाहे उसकी अमाउंट बड़ी हो या उसकी अमाउंट कम हो। यहाँ पे चूज़ करने का एक रीज़न तो ये है जो अभी मैंने आपको दिया। दूसरा, दोनों में वो फिगर मॉडरेट है, 3.6, 130 और 600, तो वो एक मॉडरेट से फिगर आ रही है, दरमियानी, मॉडरेट दरमियानी फिगर। ओके,
साहब जब इतना खर्चा हो गया तो उसको भी कर लेते हैं लगे हाथ। सर मैं इसलिए पूछ रही हूँ किस हिसाब से मॉडरेट आप कह रहे हैं? अमाउंट देखो ना, एक बहुत कम फिगर है 3.6, एक 600 बहुत ज़्यादा फिगर है। ये ना इतनी कम है ना इतनी ज़्यादा। एक तरफ मैं कह रहा हूँ मुझे अन्यवा काम करना है, एक तरफ मैं कह रहा हूँ मुझे बहुत ही कम काम करना है, एक तरफ मैं कह रहा हूँ दरमियाना सा काम करना है, ना कम ना ज़्यादा। सज्जाद भाई कुछ कहना चाह रहे हैं आप सबसे। सज्जाद इज़ द ऑडिट सीनियर ऑन द ऑडिट ऑफ हमीद लिमिटेड। मैनेजर ने कहा कि भाई तुमने 10 मिलियन की निकालनी है क्या मटीरियलिटी एट इनिशियल प्लानिंग स्टेज। हाउएवर जब वो चीज़ों को एवेलुएट कर रहा था तो पता ये चला इंटरिम पे जाके कि हम इसको कम करके 7.5 तक लेके आ सकते हैं। बताइए क्या पॉसिबल कॉजेज़ होंगी जिसकी वजह से वो इसको कम करने पे मजबूर हुआ होगा। जिस टाइम पे वो प्लान बना रहे होंगे उनको कंपनी के बारे में इतनी नॉलेज अवेलेबल नहीं होगी जितनी होगी कागज़ों में होगी। जब जाके देखा है, जब उनको रीज़नेबल नॉलेज आई है, जब उन्होंने मीटिंग्स वगैरह की हैं, कंट्रोल्स को देखा है, एरियाज़ को देखा है, उनके काम को देखा है, उनके बिज़नेस की अंडरस्टैंडिंग हासिल की है, तब जाके उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं यहाँ पे 10 ज़्यादा है, हमें 7.5 करनी पड़ेगी। अच्छा ये कम करने से काम बढ़ेगा या कम होगा? काम बढ़ेगा। तो इम्पैक्ट क्या आएगा? काम बढ़ जाएगा। इम्पैक्ट ऑन ऑडिट रिस्क एंड द प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म्ड, इतने को होल्ड कर लें। ये हम लोगों ने करना है जब हम लोग रिस्क कवर कर लेंगे। उसका पार्ट 2 है ना, दैट शुड बी कैरी फॉरवर्ड फॉर सम टाइम। इसी तरह पिछले पेज पे जो उसका पहला सवाल है इसको भी कैरी फॉरवर्ड करें। और ये सवाल आपने करके आना है ऑटम 20 वाला, ऑटम 20 का ये करके आना है। पीछे रह गया हमारे पास रिसेंट वाला सवाल, वो कल करेंगे। सब कुछ होगा अपने टाइम पे होगा। 12:30 से 1, ये उससे पूछने की ज़रूरत नहीं है। जो लास्ट डे जितना लास्ट डे तक कवर किया होगा वो नेक्स्ट डे सुबह शामिल होगा। हाँ 320 भी है और कोई पता नहीं 300 भी आ जाए, कोई पता नहीं आ सकता है, कभी भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। डन चलो जी, अल्लाह दे वाले। कल हम लोगों ने क्या करना है? रिस्क। वो तो कर लेंगे। नहीं सबसे पहले मैं नहीं करूँगा, अब नहीं आता वो सवाल है, छोड़ो। मेरा ये जुमला आप लोगों ने शायद समझा ही नहीं। मैं समझा। सबसे पहले